हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 गणित व विज्ञान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित लेक्चर व टेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको एथीन के दहन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए थे। तो पहले एथीन का दहन, उन क्वेश्चन को अपना टैली कर लेते हैं। एथीन के दहन से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको। पहले तो एथीन के दहन की समीकरण देखें अपन। तो एथीन का सूत्र होगा C2H4। दहन करना है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और बनेगा क्या, C और O क्रिया करके CO2 बनाएंगे, H और O क्रिया करके H2O बनाएंगे। अब बैलेंस करेंगे तो C कितने हैं 2, तो C 2, H कितने 4, तो H 4। अब टोटल O काउंट कर लेंगे, 4 और 2 6 O हो गए, 6 O हो गए तो 3 O2 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण बन गई एथीन के दहन की। अब इसमें देखें हम तो एथीन का 1 मोल है, O के 3 मोल हैं, CO2 के 2 मोल हैं और जल के 2 मोल हैं। तो एथीन का 1 मोल है, ऑक्सीजन के 3 मोल हैं, CO2 के 2 मोल हैं और जल के 2 मोल हैं। तो ये हमारे पास समीकरण से संबंध बन गया एक कि अगर एथीन का 1 मोल का दहन करते हैं तो ऑक्सीजन के 3 मोल चाहिए, जिसमें CO2 के 2 मोल और जल के 2 मोल बनते हैं। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने दिए थे। इससे पहले मैं बता दूं आपको, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देखें हाइड्रोकार्बन का, उसके बाद ये क्वेश्चन करें। पिछले वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जब तक आपको पिछला वीडियो क्लियर नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं है। तो पिछला वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसका लिंक, तो वहाँ से पहले आप पिछला वीडियो देखें फिर इस क्वेश्चन को करें। अब जैसे पहला क्वेश्चन था 28 ग्राम एथीन के दहन के लिए O2 का NTP पर आयतन। एथीन का तो ग्राम दिए कितने 28 ग्राम और O2 का हमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करना है NTP पर। इसके ग्राम दिए हमारे को, तो पहले इसका अणुभार बनाओ। कार्बन का परमाणु भार 12, 12 दूना 24 और H के 4 हो गए, 24 4 28। तो यानी इसके 1 मोल में 28 ग्राम ही होंगे। तो 1 मोल में 28 ग्राम होंगे और इसके चाहिए हमारे को 3 मोल। 3 मोल, 1 मोल का आयतन होता है 22.4, तो 3 मोल का आयतन हो जाएगा 67.2। 67.2 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, 67.2 लीटर। दूसरा क्वेश्चन था 14 ग्राम एथीन के दहन से बने जल के अणु कितने अणु बनेंगे 14 ग्राम एथीन के दहन से। तो हमारे को पता है जब 1 मोल एथीन का दहन होता है तो जल के 2 मोल बनते हैं। 1 मोल एथीन का दहन होता है तो जल के कितने मोल बने 2 मोल। 1 मोल एथीन का दहन से जल के 2 मोल बनते हैं। अब 1 मोल में कितने ग्राम हो गए अणुभार के बराबर, तो यानी हम लिख सकते हैं 28 ग्राम एथीन का दहन होता है। अब इसके अणु बताने हैं हमारे को। तो अणु जो होते हैं वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। तो 2 × 6.023 × 10 की पावर 23 अणु बनते हैं 1 मोल में आवोगाद्रो संख्या। तो 2 मोल में 2 × 6.023 × 10 की पावर 23। क्लियर। हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है 14 ग्राम एथीन का अगर हम दहन करते हैं तो जल के अणु कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। जल के अणु हमारे को बताने हैं। तो अब हमारे पास संबंध है कि 1 मोल एथीन का दहन करते हैं तो 2 मोल जल बनता है।
तो 1 मोल एथीन से 2 मोल जल बनता है। अब एथीन दी ग्राम में, यानी 28 ग्राम एथीन से 2 × 6.023 × 10⁻23 अणु जल बनता है। अणु पूछे तो अणुओं में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 2 × 6.023 × 10⁻23/28। अब क्वेश्चन में दिया 14 ग्राम, तो इंटू 14, 14 दूना 28, 2 से 2 कट गया, तो आवोगाद्रो संख्या के बराबर आपका उत्तर आ जाएगा। 6.023 × 10⁻23 अणु जल प्राप्त होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6.023 × 10⁻23 अणु। फिर अगला क्वेश्चन था 14 ग्राम एथीन के दहन से बनी CO2 का द्रव्यमान। 14 ग्राम एथीन के दहन से CO2 का द्रव्यमान। तो पहले तो CO2 वाला संबंध देखो। अगर 1 मोल एथीन का दहन होता है तो 2 मोल CO2 बनती है। यानी अगर 1 मोल एथीन का दहन हम करते हैं तो 2 मोल CO2 बनती है। ये हमारे इक्वेशन से संबंध बना है। 1 मोल एथीन के दहन से 2 मोल CO2 बनती है। 1 मोल एथीन में कितने ग्राम हो गए, अणुभार के बराबर 28 ग्राम। CO2 का अणुभार होता है 44। 1 मोल में 44 ग्राम, तो 2 मोल में 88 ग्राम। तो यानी 28 ग्राम अगर एथीन का दहन करते हैं तो 88 ग्राम CO2 बनती है। तो अगर 1 ग्राम का दहन करेंगे तो 88/28, और अगर 14 ग्राम का दहन करेंगे तो 88/28 × 14, तो 14 दूना 28, इससे काटेंगे तो 44, यानी 44 ग्राम CO2 प्राप्त होगी हमारे को। तो 14 ग्राम एथीन के दहन से 44 ग्राम CO2 बनेगी। क्लियर। फिर अगला आता है 0.5 मोल एथीन के दहन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन का द्रव्यमान। आधा मोल आपने दहन करना है, आधा मोल दहन करना है एथीन का, आधा मोल। तो ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान चाहिए वो पूछा है। तो 1 मोल एथीन का अगर दहन करना होता है हमें तो 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए होती है, 3 मोल ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन में इसके तो मोल दिए पर इसके ग्राम पूछे, इसके ग्राम पूछे, द्रव्यमान पूछा है। तो इसका द्रव्यमान बना लो। O का द्रव्यमान 16, O2 का होगा 16 दूना 32, और 3 मोल हैं तो 32 × 96। तो यानी 1 मोल एथीन का अगर हमने दहन करना है तो हमारे को 96 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आधा मोल का दहन करना होगा तो 96 × आधा कर देंगे तो 48 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गए सारे, जो आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन था 28 ग्राम एथीन के दहन के लिए ऑक्सीजन का कितना NTP पर आयतन चाहिए, तो 67.2 लीटर, उसमें इसके ग्राम और इसका आयतन। फिर था 14 ग्राम एथीन के दहन से बने जल के अणु बताने थे, तो इसके ग्राम और इसके अणु लेने हैं। फिर था 14 ग्राम एथीन के दहन से बनी CO2 का द्रव्यमान, तो एथीन के ग्राम लेने हैं, CO2 का द्रव्यमान लेना है। फिर था 0.5 मोल एथीन के दहन से बनी ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो एथीन के मोल लेने हैं और ऑक्सीजन के ग्राम लेने हैं। तो ये हमने क्वेश्चन जो डिस्कस करने थे उनके आंसर आपके सामने हैं। एक बार आप अपने आंसर टैली कर लें, और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है इन क्वेश्चंस को करने से पहले पिछला वीडियो देखें, तभी ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो पाएंगे। अब आज के टॉपिक की बात करें हम, तो हाइड्रोकार्बन का जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्रियात्मक समूहों में लेके जाऊंगा, क्योंकि 10वीं में 4 क्रियात्मक समूह दिए हुए हैं। तो आज मैं उन चारों क्रियात्मक समूह को आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कल फिर मैं बाकी के क्रियात्मक समूह भी आपको बता दूंगा। क्रियात्मक समूह सारे डिस्कस कर लेंगे हम। तो फंक्शनल ग्रुप अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में क्रियात्मक समूह हमने जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे वो देखें। हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह, अब हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन में क्रियात्मक समूह। तो आज हम जो 10th में दिए हुए हैं वही डिस्कस करेंगे, फिर कल आपको बाकी के क्रियात्मक समूह भी बता दूंगा।
तो क्रियात्मक समूह यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्रियात्मक समूह फिर यहाँ लिखूंगा उसका सूत्र कि क्रियात्मक समूह में जो समूह होता है, सूत्र या समूह कह दें आप, या समूह का सूत्र कह दें, और अनुलग्न कि IUPAC लिखते टाइम अनुलग्न क्या लगता है। तो क्रियात्मक समूह है पहला क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो वो होता है COOH। अगर ओपन करके शो करूं तो COOH इस तरह से। अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। अब ध्यान रखें, जैसे हमारे को पूछ सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है, तो अपने को पता होना चाहिए COOH। क्लियर। ओइक अम्ल जब हम नामकरण करेंगे तब हमारे को ओइक अम्ल की जरूरत पड़ेगी। पहले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH, फिर अल्कोहल, अल्कोहल होता है OH। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH, और अनुलग्न ओल। फिर आता है एल्डिहाइड, क्रियात्मक समूह होता है CHO, और इसका अनुलग्न आता है एल। और फिर आता है कीटोन, CO, और अनुलग्न आता है ओन। तो ये क्रियात्मक समूह है। अब इनको बता दूं, अम्ल के लास्ट में तो अम्ल आना ही आना है। अल्कोहल का अगर पूरा नाम लिखें हम तो अंग्रेजी में तो अल्कोहल का ओल ही होता है। एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड की स्टार्टिंग एल से होती है, एल। कीटोन का एंड ओन से होता है, ओन। कीटोन का अनुलग्न ओन, एल्डिहाइड का एल, अल्कोहल का ओल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक अम्ल। ये अनुलग्न है। अब कीटोन में बता दूं आपको, जो CO समूह है, अब देखो इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। अम्ल का कार्बन और एल्डिहाइड का कार्बन हमेशा कॉर्नर पर रहेगा, क्योंकि इसका एक ही बंद खाली है। जैसे एग्जांपल देखें अपने, उससे क्लियर हो जाएगा थोड़ा। जैसे मेरे को बनाना है प्रोपेनोइक अम्ल, अब कैसे यूज करेंगे इसका वो देखना है हमने। प्रोपेनोइक अम्ल, अब प्रोप में कार्बन कितने, 3। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। प्रोप में कार्बन कितने, 3, तो 1 2 3। अब आगे एन, स्टेप बाय स्टेप चलें। प्रोप एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है। फिर आगे ओइक अम्ल होता है COOH। तो इसमें से कॉर्नर वाले कार्बन को हमने COOH बना देना है। चाहे वो इस कॉर्नर वाले को बनाए, चाहे वो इस कॉर्नर वाले को बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। COOH, ये कॉर्नर वाले कार्बन को मैंने COOH बना दिया। ओइक अम्ल के लिए नया COOH नहीं लगाना। जैसे देखें, मान लो किसी ने लिखा प्रोप में 3 कार्बन, एन में क्या सिंगल बॉन्ड, और ओइक अम्ल की आवाज़ आ रही है तो COOH, फिर तो कार्बन 4 हो गए। देखो 1 2 3 4, वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये तो ब्यूट बन गया। क्लियर। तो उन्हीं 3 कार्बन में से किसी भी एक कार्बन को, कॉर्नर वाले कार्बन को COOH बना देना है। क्लियर। अब संयोजकता पूरी कर देंगे तो यहाँ 3H, यहाँ 2H। अब कंबाइन करके लिखोगे तो C कितने हैं, 3, H कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, और O कितने हैं, 2, O 2। तो ये इसका
सामान्य सूत्र बन गया C3H6O2। अब हो सकता है अगला मूलानुपाती सूत्र भी कह दे, प्रोपेनोइक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र है, तो अपने को हर तरफ से काम आना चाहिए। तो मूलानुपाती सूत्र भी इसका यही रहेगा, क्योंकि 3, 6, 2 का सरल अनुपात नहीं निकलता। तो मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र सारे तरीके से काम आना चाहिए अपने को। क्लियर? जब अब आगे चले अपने, तो अब मान लो मेरे को दे दिया 2-मेथिल ब्यूटेन 2-ओल, 2-मेथिल ब्यूटेन 2-ओल। अब पहले तो देखें मेरे को कार्बन श्रृंखला छांटनी है, तो ब्यूट लगाए, ब्यूट लगाए तो 4 कार्बन, 1 2 3 4। ब्यूट के बाद आवाज़ आ रही है एन की, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब 2 नंबर पर ओल लगा है, 2 नंबर पर ओल यानी OH, तो 2 नंबर पर ओल लगा है। तो किसी भी एक साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दूँ 1 2, चाहे इधर से सोच लूँ 1 2, वो आपकी इच्छा है, पर एक बार जिधर से सोच लिया उधर से ही रखना है। जैसे 1 2, 2 नंबर पर ओल लगा है, ये 2 नंबर पर ओल लगा दिया। अब कहता है 2 नंबर पर ही मैथ लगा है, तो 1 2, 2 नंबर पर ही मैथ लगा है, तो 2 नंबर पर ही मैथ लगा दिया। आगे बात समझ, वापिस देख ले। ब्यूट में कार्बन कितने? 4, एन में बॉन्ड कौन सा? सिंगल। 2-ओल का मतलब 2 नंबर पर OH लगा है, और 2-मेथिल मतलब 2 नंबर पर मैथ लगा है। अब बंद पूरे कर दें। H3, इसके चारों पूरे हैं, H3 H2 H3, तो ये बन गया 2-मेथिल ब्यूटेन 2-ओल। अब टोटल कंबाइन करें तो कार्बन कितने हो गए? 5, हाइड्रोजन गिने तो 3 4 3 7, 2 9 और 3 12, और 1 O लगा है, C5H12O, या यूं भी लिख सकते हैं C5H11OH, वो अल्कोहल का समूह दिखाते हुए OH को OH दिखाते हुए C5H11 लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग 2-मेथिल ब्यूटेन 2-ओल का सूत्र लिख लेते हैं। अब आगे चलें। अब मान लो दे दिया मेरे को एथेनेल, तो एथ में कार्बन कितने? 2, एथ में कार्बन 2। अब आवाज आ रही है एन की, तो एन यानी सिंगल बॉन्ड। अब अनुलग्न लगा है एल अनुलग्न लगा नहीं, एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड होता है CHO, ये आपको तैयार करना है। उससे अगला सीधे पूछ ले निम्न में से एल्डिहाइड समूह है, तो अपने को पता होना चाहिए कौन सा समूह एल्डिहाइड है। तो वो 4 ऑप्शन ये पड़ेंगे आपके पास, तो एल्डिहाइड CHO है, तो वो भी छांटना आना चाहिए अपने को। अब एल की आवाज़ आ रही है, तो एल्डिहाइड चाहे इसको बनाएं चाहे इसको बनाएं। अब इसको CHO कर दिया, अब ये एल्डिहाइड बन गया। एथ 2 कार्बन के लिए, एन सिंगल बॉन्ड के लिए, एल एल्डिहाइड के लिए। क्लियर? नया नहीं लगाना है। फिर वही बात, जैसे मान लो ये लिखा एथ, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अब कोई एल सोच के नया समूह लगा दे कि एल, एथ एन एल यानी एल्डिहाइड पूरा ही लगा दे, तो फिर कार्बन 3 हो जाएंगे, फिर एथ नहीं रहेगा, प्रोप बन जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना कि किसी कॉर्नर वाले कार्बन को ही एल्डिहाइड बनाना है। क्लियर? अब बंद पूरे कर दें, तो इसके साथ 3 H लग जाएंगे, उसके बंद ऑलरेडी पूरे हैं। अब सूत्र क्या बन गया? C2H कितने हैं? 3 और 1 4, और O कितने हैं? 1, C2H4O। ये फार्मूला बन गया अपने पास। अब मान लो दे दिया ब्यूटेनोन। अब मेन बात है ब्यूटेनोन। अब ब्यूट में कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4। अब ओन की आवाज़ आ रही है, तो ये फाइनल है कि मेरे को कीटोन बनाना है। अब कीटोन जो होगा ना, वो हमेशा बीच वाला कार्बन होगा, क्योंकि इसके इधर भी बॉन्ड खाली शो किया हुआ है, इधर भी बॉन्ड खाली शो किया हुआ है, यानी इसके इस साइड भी कार्बन लगा होगा, इसके इस साइड भी कार्बन लगा होगा। क्लियर?
तो चाहे हम इस कार्बन को कीटोन बनाएं, चाहे हम इस कार्बन को कीटोन बनाएं, इस कार्बन को हम कीटोन नहीं बना सकते। वो भी बता देता हूं क्यों। देखो आप, मान लो ये 4 कार्बन है, ब्यूटेनोन दिया, ये 4 कार्बन है। अब मैंने इसको कीटोन बना दिया, मान लो मेरी ओर से तो मैंने कीटोन बना दिया, CO लगा दिया, पर कार्बन बंध कितने बनाता है? 4। इस कार्बन के बंध गिने तो 3 ही बने, 1 और 2 3। तो इसके 4 बंध पूरे करने के लिए हमें यहाँ H लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ H लगाएंगे ये एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये एल्डिहाइड बन गया, कीटोन नहीं रहा। इसलिए कॉर्नर वाले कार्बन पर कभी भी कीटोन समूह नहीं आएगा। क्लियर? तो कीटोन लगाना है बीच वाले पर, चाहे इस पर लगाऊं चाहे इस पर लगाऊं। तो ये मैंने कीटोन लगा दिया, CO लगा दिया। अब बाकी बंध पूरे कर दें। तो यहाँ H कितने लगेंगे? 3। इसके बंध पूरे हैं, यहाँ H2, यहाँ H3। तो इस प्रकार C कितने हैं? 4। H कितने हो गए? 3, 2 5 और 3 8, और O कितने हैं? 1। C4H8O, ये सूत्र बन गया मेरे पास। अब कीटोन की वैसे स्थिति बताएगा, ब्यूटेनोन तक नहीं बताएगा। ब्यूटेनोन तक बताने की जरूरत नहीं है, आगे तो क्लियर करेगा। जैसे पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन। तो अब तो पता लग रहा है भाई पेंट में कार्बन कितने? 5। 2 नंबर पर ओन लगा है तो 2 नंबर पर ओन लगा देना है, फिर बंध पूरे करने हैं। तो वो तो बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। आगे बात समझ। तो ये आपका टॉपिक था इन 4 क्रियात्मक समूहों को लेकर। मेन तो आपने क्रियात्मक समूह लर्न करने हैं। भाई अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, कीटोन में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। अब कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप लोग करके देखना। 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। दूसरा मैथेनोल, मैथेनोल। 2-मेथिल, तीसरा एग्जाम्पल आ गया प्रोपेन 1-ओल, 2-मेथिल प्रोपेन 1-ओल, 2-मेथिल प्रोपेन 1-ओल। चौथा एग्जाम्पल लिख लें ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल। पांचवा एग्जाम्पल लिख लें 2-मेथिल पेंटेन 3-ओन, 2-मेथिल पेंटेन 3-ओन। तो ये एग्जाम्पल आप लोग करके रखेंगे, कल अपने टैली करेंगे। 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, मैथेनोल, 2-मेथिल प्रोपेन 1-ओल, 2-मेथिल फिर ब्यूटेनेल, फिर 2-मेथिल पेंटेन 3-ओन। एक और ऐड कर लें मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल। ये और करना है आपने, मैथेनोइक अम्ल। तो ये एग्जाम्पल आप लोग सोल्व करके रखेंगे। कल अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।